महानगरों की पुलिसिंग आने वाले दिनों में एक चैलेंज बनने वाली है। इस पर भी अगर अभी से रिसर्च हमने नहीं किया, रिसर्च के नतीजों के साथ इसका अभ्यास कर कर हमारी रणनीति को नहीं बदला, तो आने वाले दिनों में महानगरों की सुरक्षा को भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सीडीटीआई का ये सेंटर जो है वो सीएपीएफ के साथ साथ आसपास के राज्यों की पुलिस को भी ये सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए मदद करेगा। और मुझे भरोसा है कि सीडीआईटी का जो इतिहास रहा है, लगभग 1956 से ये काम चल रहा है। कलकत्ता, हैदराबाद, उसके बाद गाजियाबाद, राजस्थान, सब जगह पे जो जो सेंटर बने हैं उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और आने वाले दिनों में भारत सरकार ये सारे सेंटरों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन और बीपीआरएनडी के माध्यम से समानता लाने का काम भी करेगी। इसी तरह से सीडीआईटी का ये सेंटर फॉरेंसिक साइंस को भी इसके कर्नाटक के पड़ोस के राज्य लगभग महाराष्ट्र, गोवा, दीव दमन, इस सभी के लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भी मदद करने का काम करेगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को साथ में लेकर। मित्रों, भारत के विकास की जो यात्रा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना एक अहम जरूरियात है। और बीपीआरएनडी के तत्वाधान में इसका रिसर्च, इसका अनुसंधान बहुत अच्छे तरीके से हो, ऐसे कुछ बदलाव विगत 3 सालों में हमने किए हैं और अब वो अपने परिणाम भी देने लगे हैं। ढेर सारे उनके चार्टर के अंदर नए क्षेत्र भी जोड़ने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है। चार्टर के अंदर जो नए क्षेत्र जोड़े हैं इसकी पर भी एक नया वर्टिकल बनाने का काम भी बीपीआरएनडी ने शुरू किया है। मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी इनके तत्वाधान में चल रहा है। ढेर सारी चीजों को हमने इसके साथ जोड़ने का काम किया है। तो मैंने यहां खुद आने का इसलिए निर्णय किया था कि मैं बीपीआरएनडी के हर काम में गृह मंत्री के नाते सहयोगी बनकर उनको बल देने के पक्षधर हूं। एक ही कारण से आज मैं यहां पर आया हूं। मित्रों, मोदी जी के सरकार बनने के बाद विशेषकर सीमा सुरक्षा का काम करने वाले अपने सभी बलों को उनकी सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उच्चतम टेक्नोलॉजी से उनको लैस करना, उनके निवास की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो का एक लक्ष्य तय कर वो लक्ष्य को हर साल में हमने बांटा है और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज आईटीबीपी के विभिन्न आवासीय भवन का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे सीएपीएफ के निवास हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो, इसके लिए या सरहद पर तैनात बैरक्स में रहकर काम करने वाले जवान हो, उनकी सुविधा के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आगे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। आज यहां पर आईटीबीपी के आवासीय क्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैरक्स, स्टाफ ऑफिसर मेस, ये सारे आयामों में कुछ न कुछ हम नया जोड़ने जा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला
हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी के ने अपने स्थापना काल से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम एटमॉस्फेयर के अंदर और कठिन से कठिन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ उपनाम। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं, देश की जनता ने दिया हुआ उपनाम है। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने में भी आईटीबीपी का बहुत अच्छा रोल रहा है। मित्रों, आज फिर से मैं एक बार कहूंगा, बीपीआरएनडी के माध्यम से प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च, इसके रिसर्च पेपर में आए हुए सुझावों का एनालिसिस, वो एनालिसिस के आधार पर नीति परिवर्तन कर नीति का क्रियान्वयन और इसका रिव्यू, ये पूरी चेन को हम समाप्त करने की दिशा में हैं। हमें इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और ये सेंटर वो उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए बहुत काम करेगा। मोदी सरकार ने सीएपीएफ के लिए ई आवास पोर्टल बनाया है। सिर्फ ई आवास पोर्टल के कारण ही लगभग 9% जितनी हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। और इन 8 वर्षों में 31,000 आवासों का निर्माण किया है। 17,000 से ज्यादा आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से ज्यादा आवास प्रक्रियागत इस बजट के अंदर हम अप्रूव करेंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये सब आवास बनने के बाद 31,000, 17,000 और 15,000 ये समाप्त होने के बाद हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय सुरक्षा बलों का 60% से ऊपर चला जाएगा। वो मेरे लिए कम से कम देश के गृह मंत्री नाते बहुत संतुष्टि का विषय है और बहुत मन से इस काम को मोदी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जवानों की और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना लेकर हम आए हैं। लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। अब किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं अप्रूवल लेना या कोई जरूरत नहीं है। कार्ड स्वैप कर आप आपका इलाज करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग सिस्टम हो जाती है और इसके कारण बहुत सारे अस्पताल भी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ सीएपीएफ के अस्पताल में आप जाते थे, अब ढेर सारे अस्पताल इसके साथ जुड़ने के कारण लगभग 1 साल के कम अंतराल में 20 करोड़ से ज्यादा जिसका मूल्य है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं सीएपीएफ के जवान और उनके परिवारजनों ने प्राप्त की हैं। एक और प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं। जो जवान मुझे सरहद पर से देख रहे हैं उनको आनंद होगा कि आपको सरहद पर से कम 100 दिन
आपके परिवार के साथ या तो हेड क्वार्टर पर रहना का मौका मिले, इस प्रकार का ड्यूटी रोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपका तनाव काफी कम। ये बहुत कठिन काम है, मुझे मालूम है, मगर मैं मानता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए आईटीबीपी के जो जवान मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सभी जवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव में जाने से पहले हम आपका 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो आपके हेडक्वार्टर पर आप रह पाए, इस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, आप भरोसा कर सकते हो। मित्रों, सीएपीएफ के कर्मचारियों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदैव समर्पित भी है और सजग भी है। और मैं आज फिर से एक बार दोनों डीजीपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे डीजीपी आईटीबीपी भी यहाँ उपस्थित है और श्री बालाजी श्रीवास्तव भी यहाँ पर उपस्थित है। ये दोनों छोटी मगर बहुत अहम शुरुआतों से हमारे काम के अंदर सुनिश्चित रूप से सुधार आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से एक बार लेट होने के लिए क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।